एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आर्या और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसमें आ जाता है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ करंट कैरिंग वायर फॉर्म्स अ कंसेंट्रिक सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग वायर इज ऑल्सो इन सर्कल्स बट द डायरेक्शन रिवर्स व्हेन द करंट डायरेक्शन रिवर्स। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? इफ द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द फिंगर कर्ल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके बाहर साइड में जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगी। सपोज ये हुआ अपना एक वायर, तो इसमें जो क्या कहते हैं वो बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, ऐसी बनेगी। अब इसमें क्या है कि जो करंट कैरिंग वायर है उसके अंदर भी जो होगा मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी सर्कल में ही बनेगी। पर अगर आपने कहीं पे करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अब देख लेते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या है कि इफ थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द फिंगर कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अगर राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि राइट हैंड है उसका जो थंब है उसको पॉइंट कर रहे हैं आप करंट की तरफ, करंट जिधर जा रहा है उधर पॉइंट कर रहे हैं। और फिर जब आपका फिंगर को आप जिधर कर्ल करोगे, जिधर आपकी फिंगर कर्ल हो रही है वो अपना डायरेक्शन आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। सपोज ये वाला था अपना करंट कैरिंग वायर, इसमें सपोज हम मानते हैं करंट इधर था। ठीक है, तो अब थंब आपने इधर करंट के डायरेक्शन में लिया लेफ्ट को। अब आपकी फिंगर कहाँ कर्ल हो रही है? अंदर की तरफ कर्ल हो रही है। मतलब करंट उसका ऐसे हो जाएगा, करंट उसका कैसा हो रहा है? अब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं। आउट ऑफ द पेज के लिए ऐसे डिनोट करते हैं और इनटू द पेज के लिए ऐसे डिनोट करेंगे। नाउ अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट कैरिंग वायर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। नाउ सेकंड क्या है अपना? बायट सावर्ट लॉ। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर एट अ पॉइंट आर इज गिवन एज। मतलब कि सपोज अपनी ये एक वायर हो गई है, उसमें आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है दैट इज डी एल। अब इसमें जितना करंट फ्लो कर रहा है वो हो जाएगा आई डी एल। और एक पॉइंट हमने ले लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो वो हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू में आई डी एल वैक्टर इंटू में आर वैक्टर अपॉन में आर क्यू, जिसमें म्यू नॉट क्या हो गई? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो गई, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। आई क्या हो गया? करंट थ्रू द वायर। डी एल क्या हो गया? लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर। मतलब ये जो स्मॉल एलिमेंट लिए थे इसका लेंथ हो जाता है अपना डी एल। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट। और आर क्या हो जाता है? डिस्टेंस फ्रॉम द एलिमेंट टू द पॉइंट। ये हो गया अपना स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म ये क्या है कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू में आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और ये नीचे वाला अपना हो गया वेक्टर फॉर्म। Now to find the direction of magnetic field, hold the wire, fingers point along current, thumb points in the direction of the field. Now magnetic field due to straight wire. Magnetic field B at a point due to straight current carrying wire is B is equal to mu naught I by 4 pi r इंटू में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जिसमें थीटा 1 सपोज अल्फा हो गया और थीटा जो हो गया अपना वो बीटा हो गया। नाउ वी आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट। मतलब अगर इस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो ये आर उस पॉइंट का क्या कहते हैं वायर से जितना डिस्टेंस हो जाता है वो आर हो जाता है, अल्फा बीटा एंगल हो जाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मेट क्या होता है एक मैग्नेटिक फील्ड का कि म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू में डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। अब इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू में 2 यहाँ पे क्यों? क्योंकि अपना अल्फा बीटा दोनों यहाँ पे क्या कहते हैं 90 डिग्री पे हो गया, तो साइन अल्फा कितना हुआ 1 प्लस साइन बीटा कितना हुआ 2, तो इंटू 2 वहाँ पे हो गया। सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगेन वही राइट हैंड थंब रूल है कि जो करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस किया और कर्ल अब जिधर फिंगर जहाँ पे कर्ल कर रही है वही डायरेक्शन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफन रिजल्ट इन जीरो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर जैसे अपना ये हो गया सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया,
ये सब कैसे हैं, ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। क्यूब जो होता है वो भी अपना सिमेट्रिकल होता है, मतलब इनको कहीं से भी आप कट करोगे वो सेम ही दिखेंगे, है ना। तो इनमें जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है। जाता है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिक एंड टू थिन वायर। अब जो पहला केस है ये वाला जो अपना पहला केस है, इसमें क्या है कि इसमें करंट दोनों ब्रांचेस से इक्वल तो नहीं जा रहा है, क्योंकि एक थिक है, ये वाला थिक है, ये वाला थिन है, और थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करता है। तो जब दोनों साइड से करंट इक्वल नहीं होगा तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है। अब सेकेंड डायग्राम जो अपना ये वाला, इसमें दोनों अपोजिट साइड ऊपर और नीचे वाली का करंट इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैंसिल हो जाती है, तो B इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब इसमें थर्ड में क्या है, यहाँ भी ऐसी कंडीशन है जैसी सेकेंड में है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि दोनों ब्रांचेस में मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे B इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। मतलब सिंपली इसमें है क्या कि अगर करंट अनइक्वल है तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और अगर करंट इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है तो B इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ आवर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ पैरेलल वायर विद डिफरेंट करंट्स, ये अपना नेक्स्ट पेज में मैं इसको बताती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल वायर्स। अब इसमें क्या है, एक वायर है अपनी ये जिसमें करंट फ्लो करता है I, दूसरी है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है NI। अब इसमें है क्या कि दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, पहले वाले में I, दूसरे वाले में NI, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे ये हो गया ये पॉइंट, यहाँ क्या है कि हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए दोनों वायर्स के बीच में जिसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब B, वो ज़ीरो हो जाए। मान लो वो पॉइंट पहली वायर से x डिस्टेंस पे है और दूसरी वायर से r माइनस एक्स पे है, तो यहाँ पे होगा क्या कि पहले B1 का मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई टू पाई एक्स, और B2 का क्या आ जाएगा, म्यू नॉट IN बाई टू पाई r माइनस एक्स। अब B इज इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब B1 इज इक्वल टू B2 हो गया। तो अब इनकी B1 और B2 को वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I बाय टू पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट IN बाय टू पाई r माइनस एक्स। अब ये कट गया, I नहीं कटा सॉरी, खाली ये म्यू नॉट टू पाई और इधर भी म्यू नॉट टू पाई कट गया, तो बचा क्या अपने पास, x इज इक्वल टू बचा RN प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे I से I कट गया बट N नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू R बाय N प्लस वन। अपना बायो-सावर्ट लॉ वर्सेस कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो स्केलर चार्ज से प्रोड्यूस होती है, और बायो-सावर्ट लॉ में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी से प्रोड्यूस होती है, दैट इज करंट एलिमेंट से। अब कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग होती है, बट बायो-सावर्ट लॉ में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है पोजीशन वेक्टर के। और जो ये कूलम्स लॉ होता है वो इन्वर्स लॉ फॉलो करता है, और बायो-सावर्ट लॉ में भी इन्वर्स लॉ ही लगता है। और जो कूलम्स लॉ होता है वो पॉइंट सोर्स पे होता है, और बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है, लीनियर होता है, लीनियर इनसाइड अ सोर्स, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ लूप। अब रेक्टेंगुलर लूप है सपोज कुछ ऐसा, ये है अपना एक रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। इसमें ये इधर ऐसे 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 करंट फ्लो कर रही है, इसकी डायमेंशन ये वाली हो गई A, ये हो गई अपनी B। अब इसका क्या होगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सेंटर पे, यहाँ O पे सेंटर पे क्या आ जाएगा, टू म्यू नॉट I बाय पाई AB अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये गलत लिखा है, रुकिए इसका मैं यहाँ पे लिखते हैं, B नॉट आ जाएगा अपना टू म्यू नॉट I बाय पाई AB अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। स्क्वायर लूप के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर लूप में लेंथ ब्रेथ सेम हो जाएगी, मतलब उसको A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू L मान लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी टू इंटू में रूट टू इंटू म्यू नॉट I बाय पाई L। और अगर हेक्सागोनल लूप है,
ऐसा कुछ हेक्सागोनल, और इसमें ऐसे 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 करंट फ्लो कर रहा है, और ये सारी साइड्स इसकी एल की हैं, तो इसका आ जाएगा खाली है √3μ0I/π L। ठीक है, आता है अपना मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट लूप। इसमें क्या है कि सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसका रेडियस है r, उसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और x डिस्टेंस पे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका सीधा फॉर्मूला है μ0I r² प्लस x² की पावर 3/2। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब सेंटर पे अगर पूछ ले सर्कल के, तो वहाँ पे आ जाएगा μ0I/2r, और अगर सेंटर में पूछ ले एक सेमी सर्कुलर लूप के, तो वहाँ पे आ जाएगा μ0I/4r, और अगर सेंटर पे पूछ ले एक क्वार्टर सर्कल का, तो वो आ जाएगा μ0I/8r। अब क्या है, एक जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर आर्क का एंगल है मान लो थीटा, और रेडियस है उसकी r, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा B0 = μ0I/2r इंटू में θ/2π। थीटा जितना भी एंगल वो बना रही है आर्क, वो थीटा हो जाएगा, और r उसकी रेडियस हो गई। अब ये देख लेते हैं ग्राफ में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किसके अलॉन्ग होती है, एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग द लूप। ये जो है ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे CUET में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, PYQ में आप देखेंगे आपको बहुत आराम से इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे ना। जो डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉक जो होती है वो प्रोड्यूस करती है अपवर्ड फील्ड, और जो क्लॉक वाइज होती है वो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब लूपिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है वो देख लेते हैं। सपोज एक है जिसमें कि एक लूप है, ये रहा अपना एक लूप है, और एक है जिसमें कि n नंबर ऑफ लूप है। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं n नंबर ऑफ लूप वाला होगा उसमें क्या होगा, n इंटू में b लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये आ जाएगा n = μ0I/2r। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे n² आ गया। अब ये n² कैसे आया कि जो अपना ये था क्या कहते हैं n नंबर ऑफ लूप वाला था, तो इसका जो रेडियस होगा ना वो rn लेंगे, वो कितना हो जाएगा, जो ओरिजिनल r था बाय नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पहला वाला फॉर्मूला था उसमें r क्या कहते हैं, r की वैल्यू में ये वैल्यू जब रखेंगे ना n μ0I/2r इंटू में n आ जाएगा, तो ये और ये मिला के बना लेगा n² μ0I/2r। ठीक है, अब अपना अगला आ जाता है एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल इनसाइड एंड आउटसाइड करंट इज इक्वल टू μ0I। मतलब कि अगर पूछ रहा है कि इनसाइड आउटसाइड जितना भी करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो वो आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा L इज इक्वल टू μ0I। ये कहाँ पे अप्लाई होती है, खाली सिमेट्रिक करंट जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहाँ पे। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। एक सिमेट्रिक एम्पीरियल लूप बनाया, उस लूप में क्या देखेंगे कि जो लूप पास कर रही है वो कहाँ से पास कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। एंगल जो होना चाहिए वो या तो थीटा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, या 180 डिग्री होना चाहिए बिटवीन द लूप एंड द फील्ड। और जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो एक कांस्टेंट होगी एट एवरी लूप पॉइंट। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि इसमें जो अपना क्या कहता है एम्पियर सर्किट लॉ है वो कहता है कि क्लोज्ड लूप या फिर एम्पीरियन लूप जिसी को हम कहते हैं, क्लोज्ड लूप के अराउंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो होता है, ये क्या होता है लाइन इंटीग्रल, वो कितना होता है μ0 इंटू में टोटल करंट इन क्लोज्ड के। ठीक है, मतलब जितना करंट लूप के अंदर है उतनी मैग्नेटिक फील्ड का टोटल इफेक्ट मिलेगा। सॉरी, मैं इसको गलती से पहले इंटीग्रेशन कह दी थी, तो ये इंटीग्रेशन नहीं है, मतलब है वही। तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इंटीग्रल, क्योंकि ऐसा जो होता है उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, ऐसा जो होता है उसको इंटीग्रल बोलते हैं। है दोनों चीज़ सेम ही, इंटीग्रेशन बोलो चाहे इंटीग्रल बोलो। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि ये लॉ तभी अप्लाई होता है जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो, जैसे कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर हो गया, सोलेनॉइड हो गया, टोरॉइड हो गया, जिनके केसेस आगे हम पढ़ेंगे। अब इनको अप्लाई कैसे करेंगे,
कि एक सिमेट्रिक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करो, जैसे सर्कुलर लूप फॉर स्ट्रेट वायर, रेक्टेंगुलर पाथ फॉर सोलेनॉइड, ऐसा, ठीक है। और लूप को ऐसे पास करो कि वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से गुजरे, मतलब लूप को ऐसे पास करो कि वो अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से गुजरे। एंगल जो होगा क्या कहते हैं, जो एंगल होगा बिटवीन लूप एंड फील्ड, वो थीटा होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और बी का वैल्यू लूप के हर पॉइंट पर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन ईजी होता है, ठीक है। सिंपली इसमें क्या है कि एम्पियर लॉ एक शॉर्टकट है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, जब सिस्टम सिमेट्रिक हो, मतलब हर पॉइंट पर सेम मैग्नेटिक फील्ड हो। आगे देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एंड सिलेंडर्स। इनफाइनाइट वायर में क्या आ जाता है, म्यू नॉट आई बाय 2πr। ये इसी का क्या कहते हैं, वो है ग्राफ। नाउ फील्ड ग्राफ डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद आर, ठीक है ना, क्योंकि जो बी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। नाउ इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर में क्या होता है कि आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2πr। आर जितनी भी डिस्टेंस है क्या कहते हैं हॉलो सिलेंडर से, इनसाइड में जो होगी वो ज़ीरो होगी, और जो आउटसाइड होगी सॉलिड सिलेंडर में वो भी हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2πr। और इनसाइड में इसमें क्या आ जाएगा, J इज इक्वल टू आई बाय पाई आर स्क्वायर। इसमें जो J है वो अपनी करंट डेंसिटी है, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या है, J इज इक्वल टू आई पाई आर स्क्वायर, मतलब जहाँ भी आई बाय पाई आर स्क्वायर आना था वहाँ पे अब हम J लिख देंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, इनसाइड में इसकी क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट J/2। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2πr स्क्वायर आर। यहाँ पे मैंने सिंपली J की वैल्यू बस पुट कर दी है। सरफेस पे कितनी होगी, म्यू नॉट J/2, या फिर इसी को लिख देंगे म्यू नॉट आई बाय 2πr, ठीक है। ये इसका ग्राफ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन है, PYQ में चेक कर लेना, बड़े आराम से मिल जाएगा। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी ये तो इम्पॉर्टेंट है, और ग्राफ भी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, और CUET के पर्सपेक्टिव से तो है ही, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मार्क माई वर्ड, ये ग्राफ हो गए, ये जितने भी मैं इम्पॉर्टेंट जहाँ पे मैं लिख रही हूँ मार्क कर रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको तो छोड़ के तो आपको कुछ भी नहीं जाना है, बट इनको तो पर्टिकुलरली छोड़ के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देख लेते हैं, करंट डेंसिटी जो J है उसको J0x डिनोट करेंगे इनसाइड अ सॉलिड सिलेंडर। तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो टोटल इनक्लोज्ड करंट है अप टू रेडियस r, उसको कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J0x इंटू में 2πx विथ डेल्टा x, लिमिट क्या लगाएंगे 0 से r। तो ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, J0 2πr³ बाय 3। अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या आ जाएगी अपनी, यही वाली है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट J0r³ बाय 3r। लेट मी एक्सप्लेन दिस इन वेरी इजी लैंग्वेज। क्या कि टोटल करंट इनक्लोज्ड कितना हो रहा है अप टू रेडियस r, करंट डेंसिटी जो है वो हो गई अपनी G0x है, ठीक है। तो स्मॉल रिंग के थ्रू करंट कितना जाएगा, DI जो हो जाएगा वो हो जाएगा J इंटू 2πx dx, लिमिट लगा देंगे इसमें कितनी 0 से r की। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा J0 2πr³बाय 3, ठीक है ना। इंटीग्रेट करने पे लिमिट वगैरह लगा के फिर ये आ गई। अब दूसरा क्या है कि ये जो अब इसमें जब एम्पियर लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज आर क्या कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ B/dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। उसके बाद अपना क्या कहते हैं जो फॉर्मूला आएगा करंट का, वो यहाँ पे ये आ जाएगा, करंट का ये आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का हम क्या लिख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड का ये आ जाएगा म्यू नॉट J0r³बाय 3r। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मतलब सॉलिड सिलेंडर जो है उसके अंदर एक कैविटी है, मतलब एक ऐसा होल कर दिया कैविटी, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो देखते हैं। तो वो हो जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट J/r0/2, ठीक है। इसमें R0 क्या है, R0 ये डिस्टेंस है इसके सेंटर से, ठीक है ना। R' क्या है कि एक जगह एक पॉइंट पे जहाँ पे निकाल रहे हैं हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मेन सिलेंडर, ठीक है। और R' अपना क्या हो जाता है यहाँ पे
आर डैश अपनी हो जाती है जो कैविटी है उससे उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है ना। सोलेनॉइड के बारे में देख लेते हैं। सोलेनॉइड में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड में क्या होती है, फाइनाइट सोलेनॉइड है अगर, तो उसमें हो जाती है म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जहाँ पे एन जो होता है वो हो जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और अल्फा बीटा क्या होता है, एंगल्स रिलेटेड टू द पोजीशन इनसाइड। सेंटर पे कितनी आ जाती है, म्यू नॉट एन आई, और सेंटर पे कितनी आ जाती है अपनी म्यू नॉट एन आई, और एंड्स में कितनी आ जाती है म्यू नॉट एन आई बाई टू। ठीक है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड है तो उसका आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। इसमें जो एन है ना वो हो जाता है, एन जो है अपना वो हो जाता है एन बाय एल, जिसमें एन हो जाता है टोटल टर्न जितने हैं और एल टोटल लेंथ, तभी आएगा अपना क्या कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे एन बाय एल लिख दी है। नाउ मैग्नेटिक फोर्स एंड लॉरेंस फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ऑन चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड v। यहाँ पे जो क्या कहते हैं चार्ज क्यू मूव कर रहा है अपनी वेलोसिटी v से, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पे फोर्स क्या निकल आएगा अपना क्यू वी बी साइन थीटा, जिसमें जो थीटा होता है वो एंगल होता है बिटवीन v, दैट इज आवर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो रेस्ट पे, अगर रेस्ट चार्ज पर फोर्स नहीं लगाती, मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट चार्ज पर फोर्स नहीं लगाती। अब इसमें ओनली डायरेक्शन चेंजेस, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसमें क्या होता है कि खाली डायरेक्शन चेंज होती, स्पीड सेम ही रहती, मतलब वर्क डन यहाँ पे जीरो हो जाएगा और पावर भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि वी तो अपना कांस्टेंट है। अब देख लेते हैं लॉरेंस। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है टोरॉइड वाला, ये छूट गया था, ये आगे मैंने नहीं लिखा था। टोरॉइड भी एक तरह का सोलेनॉइड होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई बाई टू पाई आर एवरेज। आर एवरेज मतलब क्या होता है कि कैपिटल आर प्लस आर स्मॉल आर बाई टू, क्योंकि अब क्या कहते हैं टोरॉइड है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलग हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलग हो गया, तो एक आर एवरेज इसमें लगाते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है लॉरेंस फोर्स। इसमें देख लेते हैं क्या है कि ऑन चार्ज क्यू मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। अगर एक चार्ज क्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे है, तो वहाँ पे फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बस आपको देखना है और उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये सोलेनॉइड हो गया अपना, सोलेनॉइड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड्स में तो इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड्स में तो बिल्कुल ही आते हैं। प्लस CUET या फिर कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि ये चैप्टर है, मतलब वहाँ पे सोलेनॉइड्स है और ये टोरॉइड्स है, इनसे क्वेश्चन आना तो बनता ही है, यहाँ पे तो आते ही हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। कहीं के भी मॉड्यूल कुछ भी उठा के देख लेना, यहाँ पे तो क्वेश्चन बनी ही हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब इस चैप्टर को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।